नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री विद केवी चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंशों का इतिहास और राजवंशों के इतिहास में मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, जगमाल, पृथ्वीराज और महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का अपने भाइयों से विवाद था। जब इनके दोनों भाई खत्म हो जाते हैं तो महाराणा सांगा शासक बनते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा, यानी का नाम था संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह, इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक था। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उसको उसके बहनोई जगमाल ने, सिरोही के देवड़ा जगमाल ने जहरीले लड्डू देखे उनकी हत्या कर दी थी और जयमल था वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा के मेवाड़ का शासन संभालते हैं। तो उससे पहले की कहानी ये है कि महाराणा सांगा को अपने भाइयों से विवाद के समय जो बचाता है जेतमालोत, ये थे सेवंतरी गांव राजसमंद से। सेवंतरी गांव राजसमंद। इन्होंने महाराणा सांगा को, जब भाइयों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए तो महाराणा सांगा को बचाया और अजमेर के करमचंद पवार ने महाराणा सांगा को अज्ञातवास में रखा। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को अज्ञातवास में रखा, शरण दी थी, सांगा को शरण दी। सांगा के पिता रायमल और माता रतन कौड़ी। जब दोनों भाई मर जाते हैं उसके बाद 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। उस समय मेवाड़ चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ था। महाराणा सांगा के शासक बनने के समय उसके समकालीन शासक थे, उनके समकालीन जो दिल्ली के शासक थे वो सिकंदर लोदी और उनके बाद इब्राहिम लोदी, जिनसे महाराणा सांगा का काफी संघर्ष चलता है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। मालवा का शासक नासिर शाह, और गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक होता है, जो महाराणा सांगा का समकालीन शासक है, महमूद बेगड़ा। इन सभी के साथ महाराणा सांगा का संघर्ष चलता है, युद्ध चलता है। दिल्ली के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से महाराणा सांगा 2 युद्ध करते हैं। खातौली का युद्ध, ये खातौली कोटा में खातौली का युद्ध, और बाड़ी का युद्ध।
खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, और बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में होते हैं। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में होते हैं। इसमें महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है। इसके बाद ये गुजरात के शासक मालवा के शासक महमूद शाह सेकंड को परास्त करता है। मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को, मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को गागरोन झालावाड़ के युद्ध में परास्त करते हैं। महाराणा सांगा मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को गागरोन के युद्ध में, गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में, गागरोन के युद्ध में पराजित करते हैं। इस तरह इन्होंने मालवा के अपने शत्रु को नष्ट किया। और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह सेकंड को, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह सेकंड को पराजित किया। इसके बाद जो लोधी वंश है, लोधी वंश के शासन के बाद बाबर भारत में प्रवेश करता है, दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करता है, इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है। इसके बाद राणा सांगा और बाबर का आपस में संघर्ष चलता है। राणा सांगा के साथ बाबर ने 2 युद्ध किए थे। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है, बाबर को हरा देता है, सांगा की विजय। और खानवा के युद्ध में बाबर है महाराणा सांगा को हरा देते हैं। इस युद्ध में सांगा की पराजय होती है। खानवा के युद्ध के समय महाराणा सांगा प्राचीन परंपरा पाती पर्वन का उपयोग करते हैं। पाती पर्वन, प्राचीन पाती पर्वन परंपरा में सभी राजपूत राजाओं को महाराणा सांगा ने पत्र लिखे और अपने पक्ष में युद्ध के लिए महाराणा सांगा ने पत्र लिखे, राजपूत शासकों को पत्र लिखे और युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। युद्ध में शामिल होने के लिए पत्र लिखे थे। किनको लिखे थे? राजपूत शासकों को लिखे थे। खानवा के युद्ध के समय महाराणा सांगा ने पाती पर्वन यानी पत्र भेजे थे सभी राजपूत शासकों को। ये अंतिम अवसर था जब एक राजपूत शासक के ध्वज के नीचे इतने राजपूत शासकों ने उनका सहयोग किया था किसी विदेशी के खिलाफ। तो अभी हम देखेंगे कि महाराणा सांगा ने अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए किन किन को निमंत्रित किया था। आमेर से पृथ्वीराज को,
आमेर से पृथ्वीराज को, देवलिया के रावत बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, मारवाड़ के मालदेव, उस समय मारवाड़ में राव गंगा शासक थे जिन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, बीकानेर से कल्याणमल, मेवात से हसन खां मेवाती, मेवात से हसन खां मेवाती, सादरी से झाला अज्जा, सादरी से सादरी चित्तौड़गढ़ से झाला अज्जा, मेड़ता से वीरमदेव, महाराणा सांगा ने इन शासकों को पत्र लिखा था। और इसके अलावा थे चंदेरी के मेदिनी राय और सिरोही के अखेराज देवड़ा, चंदेरी के मेदिनी राय और सिरोही के अखेराज देवड़ा। सिरोही के अखेराज देवड़ा, ये सभी शासक महाराणा सांगा की खानवा युद्ध में सहायता करने के लिए आए थे। इसके अलावा ईटर के भारमल और वागड़ के उदय सिंह भी थे। ईटर के भारमल और वागड़ से उदय सिंह भी आए थे महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए, सॉरी महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में। तो ये प्राचीन पाठ्य पुराण कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। महाराणा सांगा ने किस परंपरा का पालन करते हुए विभिन्न राजपूत शासकों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था? पाठ्य पुराण परंपरा बोलते हैं इसको। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार होती है, जिसका मेन कारण है वो सांगा की पराजय का मुख्य कारण है बाबर का तोपनामा और तुलुगमा युद्ध पद्धति। बाबर का तोपखाना व तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति ये एक मुगलों की युद्ध पद्धति थी जिसमें रिजर्व सेना रखी जाती थी और ठीक तरह से तोपों को, गाड़ियों को सजा के सेना को, और एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से युद्ध किया जाता था जिसमें हार के कम चांस होते थे। और इसके विपरीत देखें तो राजपूतों के पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, इस कारण महाराणा सांगा की हार हो जाती है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार का एक कारण ये भी था कि युद्ध के बीच में महाराणा सांगा है वो घायल हो जाते हैं, और एक युद्ध में शासक घायल हो जाता है तो फिर नेतृत्व की कमी से भी सेना को हार का सामना करना पड़ता है। तो घायल सांगा का उपचार बसवा दौसा ले जाके किया जाता है। घायल सांगा का उपचार बसवा दौसा में किया जाता है। और जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो इनके स्थान पे झाला अज्जा राजमुकुट धारण करके युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और महाराणा सांगा की छत्री मांडल भीलवाड़ा में, महाराणा सांगा की छत्री मांडल भीलवाड़ा में बनी हुई है। और महाराणा सांगा का
महाराणा सांगा का शौर्य बाबर ने भी बखान किया है। बाबर ने कहा है, अपने बाबरनामा में लिखा है कि महाराणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार हर समय रहते थे। और कर्नल जेम्स टॉड ने उसको सैनिक भग्नावशेष बोला है, सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है कर्नल जेम्स टॉड ने, क्योंकि महाराणा सांगा ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मुल्क की, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया और उनके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। 80 घाव थे। इस कारण महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिक भग्नावशेष कहा है। इसके अलावा महाराणा सांगा की एक और उपाधि है, इनको हिंदूपत कहा जाता है। हिंदूपत के नाम से विख्यात है महाराणा सांगा। जब घायल सांगा वापस नहीं जाना चाहता है और वो बाबर से बदला लेना चाहता है, तो कुछ उसके सरदार है वो इरिच यूपी में महाराणा सांगा को इरिच यूपी में जहर दे देते हैं और महाराणा सांगा की मृत्यु है कालपी नामक स्थान। कालपी ये यूपी में है, ये भी स्थान। कुछ उसके सरदार है महाराणा सांगा को जहर देते थे और कालपी में महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे महाराणा सांगा की बाद में मेवाड़ का शासक कौन बनता है। महाराणा सांगा के पुत्र राणा रतन सिंह, वो महाराणा सांगा के बाद में कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह कुछ समय के लिए शासक बनते हैं 1528 से लेके 31 तक। इनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ में महलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में महलों का निर्माण करवाया। राणा रतन सिंह ने चित्तौड़ में महलों का निर्माण करवाया और 1531 में बूंदी के शासक सूरजमल से लड़ते हुए मारे जाते हैं। सूरजमल से लड़ते हुए मारे जाते हैं। राणा रतन सिंह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। राणा रतन सिंह के मरने के बाद में संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमादित्य शासक बनता है। राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं, जो 1531 से लेके 36 तक मेवाड़ पे शासन करते हैं। विक्रमादित्य के पिता सांगा और माता कर्मावती। इनके पिता सांगा और माता कर्मावती। ये विक्रमादित्य बहुत ही कम आयु में, अल्पायु में शासक बनते हैं। अल्पायु में शासक बनते हैं, इसलिए इनकी संरक्षिका बनती है। इनकी अल्पायु शासक बनते हैं, इसलिए इनकी संरक्षिका बनती है। इनकी माता कर्मावती संरक्षिका बनती है। विक्रमादित्य के नाम से शासन कौन कर रहे हैं? इनकी माता कर्मावती। सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य अल्पायु था जब शासक बना, तो उनकी संरक्षिका उनकी माता थी। विक्रमादित्य के 1533 ईस्वी में, विक्रमादित्य पर 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह ने
मेवाड़ पे आक्रमण किया। उस समय कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी। कर्मावती ने हुमायूं से सहायता ली थी, लेकिन समय पर हुमायूं सहायता के लिए नहीं पहुंच सका। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी। लेकिन समय पर हुमायूं सहायता नहीं कर सका कर्मावती की। 1533 में तो कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग देकर बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग देकर संधि कर ली। रणथंभौर का दुर्ग देकर संधि कर ली। लेकिन इसके बाद बहादुर शाह फिर से गुजरात पे आक्रमण करते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह मेवाड़ पर फिर से आक्रमण करते हैं। 1534-35 में बहादुर शाह अपने सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में रूमी खां के नेतृत्व में फिर से आक्रमण करते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। तो कर्मावती ने विक्रमादित्य और उसके भाई उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। विक्रमादित्य व उदय सिंह को कर्मावती ने अपने मायके उनके ननियाल बूंदी भेज दिया और दुर्ग की रक्षा का भार रावत बाग सिंह को दिया। देवलिया के रावत बाग सिंह को किले की रक्षा का भार सौंपा। में फिर रावत बाग सिंह जोहर करते हैं और रानी कर्मावती केसरिया करते हैं और रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जोहर किया। महिलाओं ने जोहर किया। ईस्वी में रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जोहर किया। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। इसके बाद 1536 में दासीपुत्र बनवीर ने 1536 में दासीपुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। दासीपुत्र बनवीर ने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने
पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की और वो उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ ले गई, जहां आशा देवपुरा ने उदय सिंह को शरण दी थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शासक मेवाड़ का उदय सिंह के बारे में। पंद्रह सौ 37 से 72 तक उदय सिंह, 1536 से लेके 1572 ईस्वी तक महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक रहे। उदय सिंह के बनवीर द्वारा उदय सिंह की हत्या का प्रयास किए जाने पर पन्नाधाय उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ ले गई। कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के पास, उसमें कुंभलगढ़ का किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय ने वहां उदय सिंह का लालन पालन किया और 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में मावली के युद्ध में राव मालदेव की सहायता, मेवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर मेवाड़ के शासक बने। ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया उदयपुर को। और उदयपुर में उदय सागर झील, और मोती मगरी के महल बनवाए। मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह ने 1537 ईस्वी में मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर और मेवाड़ पर अधिकार किया। 1559 ईस्वी में उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की और उदयपुर में मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1567-68 ईस्वी में जब अकबर ने आक्रमण किया, मेवाड़ पर अकबर ने आक्रमण किया, तब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। 1567-68 ईस्वी में अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और उन्होंने मेवाड़ की रक्षा का भार जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपा। जयमल व फत्ता सिसोदिया को मेवाड़ की रक्षा का भार सौंपा और उदय सिंह स्वयं है वो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने उदय सिंह को खोजने के लिए गिरवा की पहाड़ियों में पीछे भेजा था हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां को अकबर ने उदय सिंह को खोजने के लिए पीछे भेजा था और 1568 ईस्वी में अकबर के इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। चित्तौड़ का तीसरा साका होता है जिसमें केसरिया का नेतृत्व करते हैं जयमल और फत्ता सिसोदिया। जयमल व फत्ता सिसोदिया
और जौहर का नेतृत्व फूल कंवर द्वारा किया जाता है। जयमल व फत्ता सिसोदिया केसरिया करते हैं चित्तौड़ की रक्षा के लिए और फूल कंवर जौहर करती है। फूल कंवर जयमल की बहन व फत्ता की रानी थी, फत्ता सिसोदिया की रानी और ये जयमल की बहन थी। जयमल जब दुर्ग की मरम्मत कर रहा था उस समय अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को, ये अकबर की बंदूक है, इससे जयमल को घायल कर दिया था। तो दूसरे दिन जयमल है वो कल्ला जी राठौड़ के कंधों पे बैठ के युद्ध करते हैं। कल्ला जी राठौड़ के कंधों पे बैठकर युद्ध करते हैं। जयमल कल्ला जी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं, इसलिए कल्ला जी राठौड़ को आज भी कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता। जयमल और फत्ता और कल्ला जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनकी छत्रियां चित्तौड़गढ़ के, जयमल और फत्ता सिसोदिया की छत्रियां चित्तौड़ दुर्ग के रामपोल, जयमल व फत्ता सिसोदिया की छत्रियां बनी हुई है और हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच, हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच जयमल और कल्ला जी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। जयमल व कल्ला जी राठौड़ की छतरियां बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अकबर ने 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और उसने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। अधिकार कर लिया और कत्लेआम का आदेश दिया और 30,000 लोगों का कत्ल करवा दिया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद 30,000 लोगों का कत्ल करवा दिया, जो अकबर के जीवन की सबसे बड़ी भूल इतिहासकार मानते हैं। उनका अलोकप्रिय होना, फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया और 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। अकबर जयमल और फत्ता सिसोदिया की वीरता से इतना प्रसन्न होते हैं कि वो आगरा दुर्ग पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाते हैं। आगरा दुर्ग के द्वार पर, आगरा दुर्ग के सामने जयमल व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाते हैं। अकबर इन वीरों की सम्मान में, जयमल और फत्ता सिसोदिया के सम्मान में आगरा दुर्ग के सामने गजारूढ़ मूर्तियां बनवाते हैं। और बीकानेर दुर्ग में, बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट है, बीकानेर दुर्ग में जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी है। जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के सामने भी जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। और जो आगरा दुर्ग में जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है, इसके बारे में एक इतिहासकार है बर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री है बर्नियर। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी
in the Mughal Empire. Travels in the Mughal Empire. बर्नियर ने, ये एक फ्रांसीसी यात्री था। जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर है, इसने अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें जैमल और फतेह सिसोदिया की मूर्तियों का वर्णन किया है। अट्ठाईस फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। यही गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह के बाद में इनके वीर पुत्र महाराणा प्रताप शासक बनते हैं मेवाड़ के। उनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।